मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग गणित का देखेंगे 2020। ठीक है, नया सिलेबस है आपका एसएससी जीडी का, जिसमें गणित आपको मात्र 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग गणित का सीट नंबर 1 देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रतिदिन आपको इसी तरह का मैथ्स यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे 20-20 मार्क का रीजनिंग भी करवाया जा रहा है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 2400 रुपया की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फटाफट आप बनाइए और साथ में आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपया और ये आपका दर दिया हुआ है और ये आपका समय दिया हुआ 20 मार्च से 31 मई। ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात हो रही है तो साधारण ब्याज का आपको एक फार्मूला पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय अब बटे में होता है 100। मात्र ये फार्मूला का यूज कीजिएगा, ये आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। मूलधन आपको दिया हुआ है 2400 रुपया, दर आपको दिया हुआ है 6.1/4। इसको हम लिख सकते हैं 6 चौके 24, 1 25/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 25 और बट्टे में कर दो, पूरे बट्टे कर देते हैं। ठीक है, और ये बट्टा में हो गया इसका 4 गुना समय की बात है तो 20 मई से आपको ले जाना है 31 मई। 20 मई से ले जाना है 20 मार्च, सॉरी, ये आपका यहाँ पर 20 मार्च है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 20 मार्च है, 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च से 31 मई की बात किया जाए, 31 मई की बात किया जाए तो ये दोनों का बीच का गैप देखा जाए तो मार्च होता है 31 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का। 20 तारीख से स्टार्ट है तो यहाँ से हो गया आपका 12 दिन यहाँ हो गया। ठीक है, 12 दिन यहाँ हो गया, 20 को भी ऐड कर लेना है। ठीक है, साथ में मार्च के बाद होता है अप्रैल 30 दिन का और मई हो गया 31 का। इस सभी को जोड़िएगा हो जाएगा 73 दिन, यानी दिन की बात करें तो 73 हो गया और दिन से हमको करना है वर्ष में तो 365 से भाग दे देना है। ठीक है, और पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, गुने 100 होता है यानी 100 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को, आंसर यहाँ से आ जाएगा। 2 शून्य से ये कट गया, 4 से ये कट गया 6 मतलब में, 73 से ये 365 कट जाएगा 5 मतलब में, अब 5 से ये कट गया 5, यानी बचा क्या हमारे पास 6 और 5 बच गया है, यानी 6 गुने 5 कीजिएगा 30 रुपया। यानी यहाँ से ब्याज हमारा उठेगा 30 रुपया का, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट वाल पे। देखो हमारा जो सेकंड नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय यानी कि एलसीएम आपका और महत्तम समवर्तय एचसीएफ आपको क्रमशः 60 और 5 दिया हुआ है, यानी कि लसा 60 है और मासा 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल आपका 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या पूछा है। तो लसा और मासा में आपको पता होगा, ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लसा गुने मासा होता है, लसा गुने मासा होता है, ये सभी लोग पता होगा सभी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लसा 60 दिया हुआ है और मासा आपको 5 दिया हुआ, तो लसा गुने मासा तो हो गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो पहली संख्या आपको दिया हुआ है कि एक संख्या है जो 2 से भाग देने पर भागफल 10 बचता है और शेषफल 0 होता है। जब भागफल 10 हो गया और शेषफल के बारे में नहीं है कुछ, तो यानी कि शेषफल होगा 0, तो यहाँ से जो संख्या निकलता है, यहाँ ये 2 गुने 10 हो जाएगा और प्लस का 0, यानी कि जो संख्या हमारा 20 हो गया। यानी पहली संख्या आपको 20 पता है और दूसरी संख्या आपको निकालना है। यहाँ से 20 से ये कट गया 3 मतलब में, यहाँ से दूसरी संख्या बराबर हो गया 5 दिया 15, दूसरी संख्या हमारा निकल के आ गया 15। यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 2 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। प्यारे साथियों, आपको फिर से बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ पर जीडी का, ठीक है, जीडी का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले प्रश्न में, इसमें लिखा हुआ कि व्यंजक आपका, ये आपका एक व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है,
इसको सरल करने पर क्या परिणाम मिलता है आपको पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का डाटा देखिएगा तो इसका एक फार्मूला होता है। देखो क्या हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, उसी तरह आगे बढ़ेगा, 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब सभी का गैप देख लो, यहाँ से 3 से 4 1 का गैप है, 4 से 5 1 का गैप है, 5 से 6 1 का गैप है, 20 से 21 1 का गैप है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/डिफरेंस। ठीक है, 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। ये क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये डिफरेंस क्या है, तो ये सबका जो गैप है, एक एक का गैप है, ये हो गया डिफरेंस, तो यानी 1/1 यहाँ से हो गया। अब फर्स्ट क्या है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट क्या है, 21 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/21। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/1 को 1 ही रहेगा, 21 और 3 का लसा 21 हो गया, 3 7 21, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 21 एकम 21 1 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 6/21। ये कटेगा 3 से, 3 दूनी और 3 7 21, यानी 2/7 इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको इस प्रश्न का आप कितना फास्ट कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। अब देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कॉपी कलम उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट हो जाए, ताकि हमसे भी पहले आप सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहली बात तो हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 5 दिया 15 1 16, तो हम लिख सकते हैं 16/5 भाग दे 2, यहाँ 2/3 है। अच्छा, यहाँ पे छूटा हुआ है। अच्छा, ये आपका यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, ये कुछ है नहीं। ठीक है, समझ जाना, ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको 2/3 यहाँ लिख दो, और ऑफ का मतलब होता है गुना, 4 दूनी 8 1 9/2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तब भाग का सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, प्लस 5 दिया 15 2 17/3 लिख सकते हैं, भाग दे दो, 3 एकम 3 2 5/3 लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब हो गया गुना, और ये 4 4 16 1 17/4 लिख दो यहाँ पर, माइनस 5 से 15 1 16/3 हो गया, गुना हो गया 3/4, और ये भाग को कर दो गुना में चेंज, 3 दूनी 6 2 8, तो 8 आ जाएगा नीचे में और 3 ऊपर चला जाएगा। भाग को अगर गुना में चेंज करते हैं तो नीचे उलट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 मरतबे कट गया। ठीक है, ज़रा सा आगे बढ़िएगा तो और यहाँ पर देखा जाए, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है क्या, हाँ, 8 से कट गया 2 मरतब में, और ये 2 से कट गया 2 मरतब में, ये 3 से ये 3 कट गया। तो ज़रा सा नीचे सॉल्व कीजिएगा तो 16/5 हो गया, ये भाग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया है, सिर्फ 3 बचा है, यहाँ सिर्फ 3 बचा है, प्लस का ये 17/3 लिख सकते हैं, और ये भाग को कर देंगे गुना में चेंज। ठीक है, तो 17 गुने 5 85 नीचे आ जाएगा, और 4 या 12 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 3/2, यहाँ पे 3 बचा हुआ, यहाँ पे 2 है, तो 3/2 आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों यहाँ तक। ठीक है, अब आगे जरा सा बढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16/5 हो गया, ये भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो 1/3 हो गया, प्लस में यहाँ देखो 17 से ये कट गया 5 मरतब में, और ये 3 से कट गया 4 मरतब में, यानी 4/5 यहाँ से हो गया, और माइनस का 3/2 यहाँ से हो गया। अब देखा जाए तो ये हो गया 15, ये 5, ये 2, तो लसा हो गया यहाँ पर 30। कितना हो गया लसा, 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो 16 दूनी 32 यहाँ पर हो गया, प्लस का 5 से काटिएगा 6, तो 6 चौके 24 हो गया, माइनस का 15 दूनी 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में 32 24 45 को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 11, और नीचे आ जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। इस वाले प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, विद्यार्थी का क्या होता है, गलत हो जाता है, गलत करके आ जाता है। तो आप लोग क्या करना है, इस तरह का प्रश्न को ध्यान से बनाना है। ठीक है,
देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुकी है। लिखा हुआ प्रश्न में कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपका 16.80 है। तो वह धनराशि क्या है पूछ रहा है। यानी कि ये जो आपका अंतर दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब अंतर दिया रहेगा और साल कितने, 2 साल का, जब 2 साल की बात हो, कितने साल का, 2 साल की बात हो, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, अंतर बराबर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है। डिफरेंस आपका 16.80 दिया हुआ है। मूलधन आपको निकालना है, मूलधन हो गया। रेट आपको दिया हुआ 8, तो 8² 8 × 8, अब बटे में 100 × 100 कर दो, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये 2 शून्य कट गया। अब ये 8 से ये कट गया, 8 दूनी 16 यानी इतना हो गया। फिर देखो ये 4 से काट दो 2 मरतबा, ये 4 से काट दो 25 कट गया। ये 2 से ये काट देंगे हम लोग, 105 आ गया। और 105 × 25 यानी अब देखो जो यहाँ से मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं, ये कट गया पूरा पूरी, ठीक है। ये आपका तिरछा तिरछे गुना होगा, तो 105 × 25 कीजिएगा, तो आ जाएगा आपको 2625 रुपया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का, ऑप्शन 4। क्लियर है। देखते हैं अगले सवाल। देखो जीडी में ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ना, सब जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसी लेवल का आपको एग्जाम में आने वाला है। और प्रश्न 6 देखते हैं, इसका आंसर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बना के, ठीक है। लिखा हुआ है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों का औसत उम्र 13 है। तो 15वें छात्र की आयु पूछ रहा है। देखो क्या करना है, सीधा सीधे कुछ नहीं है, लिखा हुआ है कि 15 छात्र था जिसका औसत आयु आपको 14 वर्ष था। उसमें से 6 छात्र है जिनका औसत आयु 15 वर्ष है और 8 छात्र है जिनका औसत उम्र 13 है। तो टोटल था 15, उसमें से 8 6 14 हो गया, यानी एक व्यक्ति जो बचा हुआ है, ये 15वां व्यक्ति बचा हुआ है। ये कैमा व्यक्ति है, 15वां व्यक्ति, इसकी औसत उम्र पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कुछ करना नहीं है, ये टोटल हो जाएगा 15 × 14, ये टोटल का योगफल हो जाएगा, ठीक है। उसमें से क्या करना, इस 15 को 6 विद्यार्थी का घटा दो, प्लस इस 8 विद्यार्थियों का उम्र जोड़ के घटा दो। तो ये आपका टोटल था, टोटल में से ये 6 विद्यार्थी का योगफल और 8 विद्यार्थी का योगफल दोनों को जोड़कर घटा दिया, यानी 6 8 14, 14 विद्यार्थी का उम्र 15 विद्यार्थी में से घटा दिया, तो बचेगा एक विद्यार्थी का उम्र, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो 15 × 14 कीजिएगा, 210 हो जाएगा। और ये 15 × 6 ये तो 90 हो गया हमारा। और ये 13 × 8 कीजिएगा तो 104 हो गया। और 104 और 90 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 194। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 210 में से 94 घटाइएगा, 16 वर्ष, यानी 15वें व्यक्ति का जो औसत उम्र था वो हमारा हो गया 16 वर्ष। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको क्लियर होते जाएगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 7 नंबर जो प्रश्न है, लिखा हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पद का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। तो इस तरह का प्रश्न को आप ऑप्शन से उठा के बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो बोला है कि दोनों पद का अंतर होना चाहिए 45। यहाँ पे देखो 105 में से 60 घटाइएगा तो आ जाएगा 45। 80 में से 35 को घटाइएगा आ जाएगा 45। 95 में से 50 घटाइएगा आ जाएगा 45। 65 में से 20 घटाइएगा आएगा 45। तो यहाँ पे अंतर सबका समान है, ठीक है। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अनुपात होना चाहिए, लेकिन सेकेंड दिया हुआ है कि दोनों का प्राप्त मान 4/7 हो जाए, यानी कि 60/105 किया जाए। तो ये कट गया 15 से 4 मरतब में, 15 से 7 मरतब में 4/7 आ गया, यानी अंतर भी 45 और उनकी मान भी 4/7 हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सोचना है
और सारे मैथ्स को बनाना है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक ईंट की माप है 28 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बाबू, यहाँ पर ईंट जो होता है आपका एक घनाभ के रूप में होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन जो होता है हमारा, वो हमारा L गुने बी गुने एच होता है, यानी लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो दीवार की जो मोटाई है पहले हम लोग देखते हैं, लंबाई गुने ये आपका मीटर में है। ठीक है, यहाँ 21 मीटर है ना, यहाँ 21 मीटर है तो पहले 21 लिख दो। मीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो 100 से गुना करके, गुना 12 मीटर है तो 12 गुने 100 करेंगे, गुना 36 सेंटीमीटर पहले से 6 सेंटीमीटर में है, रहने देते हैं, भाग दे देंगे ईंट की परिमाप से, तो 28 गुने 18 गुने 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 दूने 36 कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 से ये कट गया 3, 3 से ये कट गया 4 मरतब में, ये 4 से कट गया ये 7 मरतब में, ये 7 से कट गया ये 3 मरतब में, तो हमारे पास बचा 3, और 3 के पीछे 2 शून्य यहाँ पर और 2 शून्य यहाँ पर, यानी 3 के पीछे 4 शून्य। इतने ईंट की आवश्यकता होगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ पर जीडी का मैथ और रीजनिंग का सेट चल रहा है। आप उपस्थित होइए और आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना नंबर आया, या फिर मेरे साथ बनाते हुए चलिए और जो भी आपको आंसर हो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने एक कार को इतना रुपया में बेच दिया, उसे 5% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत की बात करें तो कार का क्रय मूल्य होता है 100%। 5% की अगर हानि पर बेचा तो बेचेगा कितना में, 95% में। 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 115% में बेचेगा। ठीक है, यानी मेरे अनुसार प्रतिशत के अनुसार बोल रहा है, तो बोला है क्या 5% की हानि पर बेचा, यानी 95% में बेचा। अब प्रश्न के अनुसार कितना बेचा है, 3, 8, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, यानी 95% का मान कह सकते हैं इतना हो गया। बेचना हमें कितना, 115% में। जब 95% का वैल्यू पता है तो 115% का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काट दीजिए 19 मरतब में, 5 से काट दीजिएगा 23 मरतब में। ठीक है, ये 19 से काट दो 2 मरतब में, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 23 दूनी 46 हो गया, और 46 के पीछे 4 शून्य लगा दीजिएगा। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शन 3 देख लो, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। ठीक है, प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि औसत चाल का एक फार्मूला होता है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना होगा और ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, कुल दूरी कितना होगा, 272 पहले चला, बाद में कितना चला है 85, तो ये टोटल दूरी हो गया। अब कुल समय की बात करें तो समय यानी कि टाइम बराबर होता है दूरी बटा स्पीड होता है। दूरी आपको 272 चला है 40 के स्पीड से, तो यहाँ लिख सकते हैं दूरी बटा चाल। यहाँ से पहला का टाइम निकल गया, दूसरा का टाइम कितना निकलेगा 85 बटा 50 कीजिएगा, दूसरा का टाइम निकल गया। सॉल्व करेंगे 272 और 85 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 357। कितना हो गया 357। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा आपका, 4 से भागा दे दो 68 मरतब में, ये 5 से कट गया
17 मतलब में। नीचे में एक शून्य है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 6.8। यहाँ भी एक शून्य बचा हुआ तो 1.7 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा 357 बटे में 8 दशमलव आपका 5 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 42। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो औसत चाल कितना हो गया आपका? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप लोग सोचिएगा एग्जाम में, या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 25,000 लगभग वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा सीट है आपका SSC-GD के लिए। देखो अगला प्रश्न है, मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक मोहन है और एक रमेश है। मोहन है और रमेश है। बोला यहाँ पर मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो मोहन रमेश से, यानी कि रमेश अगर एक दिन में 100 काम करता है तो मोहन हो जाएगा 150, 50% अधिक है। ये काट दीजिएगा, 50 गुने 3 और 50 दूनी 100, यानी मोहन एक दिन में 3 काम और रमेश एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर करेगा एक दिन में कितने काम करेगा? 5 काम करेगा दोनों मिलकर एक दिन में। प्रश्न के अनुसार बोला दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर देता है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कुल काम निकलेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम समाप्त कर दिया 15 दिन में। तो 5 गुने 15 हमारा 75 हो गया, टोटल काम हो गया। ये मेरा टोटल काम हो गया। तो बोला प्रश्न में मोहन द्वारा, किसके द्वारा? मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। जब मोहन अकेला करेगा तो जो समय लगेगा मोहन के द्वारा, तो इस 75 काम को करना है, और मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 75 में 3 से भागा दीजिएगा, 25 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 4 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर, और 12 नंबर देखो क्या कहता है कि 9,500 की धनराशि है, 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या बोला? अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक होगा तो दर हमारा हो जाता है आधा, दर हमारा हो जाएगा आधा, और टाइम हमारा हो जाएगा दुगना। टाइम हमारा कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष की बात हो रहा है 4% के हिसाब से। ठीक है, 4% यानी हम कह सकते हैं इसको 1/25। तो हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मूलधन प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। तो 25 से कितना हो गया? 1 का वृद्धि हो रहा है 26। कितने साल की बात हो रहा है? 4 साल के लिए, इसलिए पावर पे 4 चढ़ा दो। ठीक है, तो 25 पे पावर 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 390,625। ठीक है, और 26 का कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 456,976। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। ब्याज क्या होता है? ये दोनों का अंतर होता है, यानी कि CI की बात करें रेशियो के अनुसार, तो ये दोनों का अंतर हमारा CI हो गया 66351। अब यहाँ से क्या करना है? तुलना कर देना है। ठीक है, देखो प्रश्न में आपका मूलधन कितना दिया? 9500। यहाँ पे मूलधन कितना हो गया? 390,625 गुना आपका CI निकालना है तो 66351। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 1613.66 रुपया। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, और आपका अगला सवाल है, लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दिया है, तो उसने वस्तु को कितने रुपया में बेचा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, आपका अंकित मूल्य 400 है। अब 400 है तो ये अपने आप में 100% है,
जब 25% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 75% में। तो 400 का 75% निकाल दो, ये पहला छूट हो गया। दूसरा छूट दिया है 15% का, यानी 85% में बेचेगा, तो गुने 85/100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 शून्य से ये कट गया, 4 से ये कट गया 25, और ये 25 से कट गया 3 मतलब में। इसको गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 के 5, हाथ हमारे 1, 8 दिया 24, 1 25, यानी 255 रुपया हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। और आप तो नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 3:4, उनके घनों का योग आपको 728 दिया हुआ है, तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा आपको पूछ रहा है। तो फटाफट आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बनाइए, पेन कलम उठाइए और बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दो संख्या का अनुपात है, पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको मान लो 3x और इसको मान लो 4x है। ठीक है, जब इसका घन है आपको 728, तो यहाँ घन देखा जाए तो 27x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 64x³। दोनों का योगफल देखा जाए तो दोनों का जोड़ देंगे, 7 4 11 के, खत्म मेरा 1 6 2 8 91 हो जाएगा, x³ हो गया। लेकिन प्रश्न में आपका 91x³ का वैल्यू 728 दिया हुआ है। ठीक है, 91x³ का वैल्यू आपको 728 दिया हुआ है, तो यहाँ से 91 से ये कट गया 8 मरतब में, तो हम लिख सकते हैं x³ बराबर 8, तो x बराबर हो गया 2। जब x बराबर 2 हो गया तो दोनों का योगफल बोला, तो 4 3 7x, इसका वैल्यू निकालना था, तो 7 गुने 2 करेंगे, 14 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल। और आपका अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा पूछ रहा है। जब भी किसी वेतन हो या कुछ में भी हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी की बात हो, तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ये सक्सेसिव का फार्मूला है, लगा देना है। 15 का वृद्धि हुआ तो +15, सेकेंड बार 15 की कमी हुआ तो -15, और यहाँ पे गुना है, ये भी ए गुने बी गुना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 गुने 15 बटे में 100 कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 2.25। ठीक है, और जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब हो गया इतने प्रतिशत का कमी, माइनस में आएगा तो कमी होगा, अब प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन 1 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका कि दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात आपको 2:1 दिया हुआ है, उनकी त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हुआ है, उनके आयतन का अनुपात पूछा। तो हमारा सबसे पहली बात शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² होता है। तो पहला शंकु 1/3 हो गया, πr² हो गया, और दूसरा शंकु भी 1/3 हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, बचा r²। तो पहले शंकु का त्रिज्या कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना दिया है 2 लिख देंगे। दूसरे शंकु की बात करें तो त्रिज्या कितना है 2 गुने 2 हो गया, और ऊंचाई कितना है 1 लिख दो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1:2 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आपका ऑप्शन 3 देख लेना है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न में आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, आपको एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और साथ में आपका स्पीड भी बना रहेगा, मेरे साथ चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्र धातु A का 40 kg मिश्र धातु B के 63 kg में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है, और मिश्र धातु B में टीन और तांबा का अनुपात 2:5 है, तो नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको क्या आ रहा है इस चारों ऑप्शन में से। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बर्तन ए है जिसमें 40 केजी है, बर्तन बी है जिसमें 63 केजी है। ठीक है, तो बर्तन ए में है आपका लेड और टीन है 2:3 में। बर्तन बी की बात करें तो टीन है और तांबा है। ठीक है, 2:5 में है। तो इस दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में जब उलट दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका लेड भी आएगा, टीन भी आएगा और तांबा भी आएगा। लेकिन प्रश्न में सिर्फ टीन की चर्चा हो रही है, तो हमें लेड और तांबा की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हम टीन का निकालेंगे। तो पहले बर्तन में टीन कितना है, 3 भाग, 3 2 5 में, 5 में 3 हिस्सा क्या है, टीन है। कितने केजी में, 40 केजी में, तो गुना 40 करेंगे। प्लस अब दूसरे बर्तन की बात करें, टीना है 2 भाग, 5 2 7 में, कितने लीटर में, 60 केजी में। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस में 9 दूनी 18, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आंसर में 42 केजी। यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, और आपका अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याएं हैं x और y का अंतर है 350, जहां x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा, x और y का योग पूछ दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि x का 9.5, x का 9.5%, y के 16.5, तो y का 16.5%, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये 5 से काटिएगा 19 मतलब में, ये 5 से काटिएगा 33 मतलब में। यानी रेशियो की बात करें x अनुपात y, तो x के साथ 19 गुना y पे चला जाएगा और y के साथ जो गुना है आपका x पे आ जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर प्रश्न में दिया हुआ था 350। यहाँ पे दोनों का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 14। तो प्रश्न के अनुसार अंतर कितना था, 350। रेशियो के अनुसार अंतर कितना है, 14। 350 का तुलना 14 से कीजिएगा। दोनों का योगफल पूछा तो दोनों का योगफल देखा जाए, 33 और 19 को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 52। यहाँ 52 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 दूनी 7 पच्चे 2 से काटिएगा, ये 26 कट गया, तो 26 गुने 5 कीजिएगा। ठीक है, 130 आ जाएगा, यानी 1300। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। देखो कितना आसान प्रश्न आपको वो एग्जाम में पूछा हुआ है। और बता दो कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है और साथ में मेरे साथ लगाना है और बताना है आपको लास्ट में कि आपको कितना प्रश्न सही हुआ, कितना गलत हुआ है, और साथ में कमेंट करते चलना है। देखो अगला जो प्रश्न है लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया, लाभ हो गया 4 गुना, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा जो पूछ रहा है। अब ये प्रश्न आपको देखो जरा सा फंसाने वाला है, तो ध्यान देना है कि मान लो क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, और लाभ को मान लो ₹X का लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपया का, ₹X का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ₹100 प्लस X हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी बात करें तो क्रय मूल्य तो मेरा 100 ही था, लाभ हो गया कितना, लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो गया 4 गुना, तो लाभ को अगर मैं पहले x था अब 4x कर दूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 100 प्लस 4x हो गया। ठीक है, तो इसकी तुलना में ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य 3 गुना, ये कितना हो गया 3 गुना है। तो मैं विक्रय मूल्य को बराबर कर दूं यहाँ पर, अगर ये 100 प्लस x था, ये 100 प्लस 4x हो गया, कब,
तो इसका ये तिगुना हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 300 हो गया, ये 3x हो गया, ये 100 हो गया, प्लस में 4x है, ये 3x इधर जाके घटेगा तो x बचेगा, और ये 100 इधर घटेगा तो 200 हो गया। यानी लाभ की बात करें तो ये मेरा लाभ था, x माने थे, लाभ मेरा x है और x का मान कितना है प्रश्न में 200 हो गया। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ यहाँ ने हमेशा क्रयमूल पे निकलता है, तो लाभ बटे क्रयमूल गुने 100% कर दिया जाए तो ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 200% का लाभ कितना होगा 200% का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। देखो इतना ही आसान प्रश्न सारे एग्जाम में पूछते हैं, और यहाँ पर मैं आपको पूरा बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, उनका महत्तम 4 है तो उनका लघुत्तम क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को निकालना है तो सबसे आसान है, ठीक है। क्या हो करेंगे कि ये जो आपका रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है और ये आपका मासा दिया हुआ है, सभी को आपस में गुना कर दीजिएगा, लासा निकल जाएगा। यानी 11 गुने 17 गुने 4 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट लासा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा जरा सा, तो 11 हो गया और 17 चौके 68 हो गया। इसको भी गुना कीजिएगा तो 8 आ गया, 8 6 14 के 4 हाथ मेरा 1 हो गया, 6 1 7, यानी 748, ठीक है। हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 4 में है। क्लियर है प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहाँ पर जीडी का मैथ और रीजनिंग का सेट करवाया जा रहा है 2020 क्वेश्चन का, ठीक है। अभी जो पैटर्न चेंज हो गया है जिसमें आपको 20 मैथ पूछेगा, अब 20 रीजनिंग पूछेगा, 20 जीके और 20 हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा 160 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आप इस बार अपना जितनी भी ताकत है इस बार झोंक दीजिए और जॉब ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।